हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री चल रही है। क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री प्लस क्लास 11 एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट भी लगातार चल रहे हैं। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी बेटे वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखिए, केमिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 था नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन चक्र। तो बेटा इस चैप्टर से चैप्टर 16 नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन चक्र से पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए। ये बेटा पार्ट 2 है, इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा। तो बेटा करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। देखिए आपका, देखिए बेटा क्लास जो है आपका, क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास है 12 AG, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री। चैप्टर की बात करें पार्ट की तो पार्ट चल रहा है आपका 16 नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। क्या चल रहा है? नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस, यानी वो चक्र, नाइट्रोजन चक्र। इसका देखिए हम आपको बता दें बेटा, पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुके हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। जिन स्टूडेंटों ने बेटे पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ वो स्टूडेंट पहले पार्ट 1 देखें, इसके बाद ही पार्ट 2 देखें। ये पार्ट 2 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पार्ट 2 जिसने भी देखेगा, जो स्टूडेंट देखेगा, 101% मैं गारंटी लेता हूँ इस पार्ट 2 से एग्जाम में आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये पार्ट 2 आपका बेकार नहीं होगा। जो बच्चा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा 100% उसे फ़ायदा मिलेगा। 101% गारंटी लेता हूँ इस वीडियो की। इससे 1 या 2 नंबर तुम्हें अवश्य बेटा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समझिए बेटे, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है इसमें वो है उर्वरक। क्या है? उर्वरक। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई उर्वरक है, हेडिंग क्या है? उर्वरक। उर्वरक में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं बेटा वो अपना भोजन वायु तथा भूमि से प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, वायु का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो वातावरण में जो आपकी हवा है, वायुमंडल है। आप देखोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? गैसें होती है, ठीक। अब प्लांट के लिए, पौधे के लिए आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन लगाने से, नाइट्रोजन देने से पेड़ जो होता है वो बहुत जल्दी वृद्धि कर जाता है। तो इस प्रकार से आप समझोगे कि पौधों के लिए वायु बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वायु के साथ साथ में बेटा जो मिट्टी है आपकी वो भी बहुत आवश्यक है। किस प्रकार से मिट्टी आवश्यक है? आप देखोगे कि जो सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व विद्यमान हैं। जैसे आपका कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? देखिए, एक प्लांट के लिए टोटल 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और 16 के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें 3 तत्व बहुत मेन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तत्व आपके मेन हैं। चलिए बेटे इसको डिटेल से समझाता हूँ आपके लिए, समझिए। देखो बेटे, उर्वरक है, पौधे अपना भोजन वायु तथा भूमि से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, वायु तथा भूमि से प्राप्त करते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, जो पौधे हैं, पौधे अपना भोजन वायु तथा भूमि से प्राप्त करते हैं। अब बेटा इन पौधों को बढ़ने तथा फूलने के लिए काय की आवश्यकता पड़ेगी, समझो। देखो, कोई भी पौधा होगा पौधों की वृद्धि के लिए, यानी बढ़ने, और पौधे का मतलब फूलने के लिए, जिससे बीज बनता है। तो बेटा पौधों को बढ़ने तथा फलने फूलने के लिए इनके भोजन में क्या चाहिए? देखो बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। किसके लिए बेटा? पौधे के लिए, एक प्लांट के लिए। प्लांट के लिए टोटल 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और 16 तत्वों में बेटा 3 तो आपके मेन है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे समझिए, देखो वो कह भी रहा है कि इनमें से पहले 3 तत्व इन्हें जल, वायु से प्राप्त होते हैं।
जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है किससे प्राप्त होते हैं बेटा? देखो, जल और वायु दोनों से प्राप्त होते हैं। शेष भूमि से प्राप्त होते हैं। जो आपके बकाया तत्व बचे, बकाया एलिमेंट बचे, वो किससे प्राप्त होते हैं? भूमि से प्राप्त होते हैं, यानी मिट्टी से प्राप्त होते हैं। समझो, इसके अतिरिक्त क्लोरीन, बोरान, तांबा, जस्ता तथा मोलिब्डेनम की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी इन जो तत्व हैं, जो नीचे वाले आपके तत्व हैं, देखो क्लोरीन, बोरान, तांबा, जस्ता, मोलिब्डेनम, इन तत्वों की पौधे के लिए अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम मात्रा की आवश्यकता होती है इन तत्वों की। लेकिन आपके ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, ये भरपूर मात्रा में पौधे के लिए मिलने चाहिए, जिससे कि पौधा अच्छे से वृद्धि कर जाए, अच्छे से बढ़ जाए, फल जाए और फूल जाए। ठीक है, जिससे कि किसी भी प्रकार की पौधे के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। समस्या जब पौधे के लिए नहीं आएगी, अच्छे से पौधा वृद्धि करेगा, अच्छे से फूलेगा, अच्छे से फलेगा, तो बेटा वो बीज भी अच्छा देगा और फसल के लिए भी लाभदायक रहेगा। तो आगे समझिए, इसमें आगे आपको क्या बताना है। देखिए, पौधे इन तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो पौधे होते हैं इन तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके बेटा खेत में क्या नहीं हो रही है? फसल अच्छी नहीं हो रही है। फसल अच्छी नहीं हो रही है, यानी सारे आप तत्व भी दे रहे हो भरपूर मात्रा में, यानी यूरिया भी लगा रहे हो, सही है। इसके बाद पोटास, जो भी आपका मटेरियल है, सुपर फास्फेट, ये सब चीज़ आप लगा रहे हो खेत के अंदर, लेकिन फसल आपकी तो भी वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि नहीं कर पा रही। तो आप क्या करोगे बेटा? आपका मान लो एक प्लाट है, खेत है, तो उसमें आप 4 कोनों से मिट्टी लोगे और बीच खेत से मिट्टी लोगे। थोड़ी सी आप पॉलीथीन में मिट्टी को रखोगे, 5-6 जगह मिट्टी 5-6 जगह से खेत में लोगे। इसके बाद क्या कराओगे? सॉइल का परीक्षण कराओगे, यानी उस मिट्टी का टेस्ट कराओगे आप। ठीक है, टेस्ट कराने पे आपको ये पता चलेगा कि उस मिट्टी के अंतर्गत किस चीज़ की कमी है, कौन से तत्व की कमी है, जिससे हम कि उस तत्व की पूर्ति कर दें और हमारी फसल अच्छे से हो जाए। तो समझिए आगे बेटे, देखो, पौधे इन तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं, परंतु भूमि से इन तत्वों का असीम भंडार नहीं है। कह सकते हैं, वो ये तो कह रहा है कि भाई पौधे इन तत्वों को भूमि से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो तत्व हैं इनका भंडार भूमि के अंदर नहीं है, वो ये कह रहा है। समझ रहे? आगे देखिए, इसलिए इन तत्वों की मात्रा बनाए रखने के लिए इसमें खाद तथा उर्वरक डालते हैं। ये जो तत्व हैं, ये तत्व भूमि के अंदर नष्ट ना हो, कम ना हो, लगातार वृद्धि करते रहें। इसके लिए बेटा हम इसमें क्या डालते हैं? मिट्टी में खाद और उर्वरक डालते हैं। तो समझ गए आप? अब समझिए आप कि यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट जो हमारा है बेटा वो है जंतु खाद, सेकेंड है वनस्पति खाद और थर्ड है कृत्रिम खाद। अब सबसे पहले बेटे हम समझेंगे इसमें जंतु खाद। जंतु खाद क्या होती है? आप जानते हो बेटा जंतु खाद क्या होती है? देखो, जंतु में क्या है? जंतु, तो जंतु में आपको पता है कि जीव जंतु होते हैं। ठीक है, जैसे आप पशुपालन पढ़ते हो, जीव जंतु आपने पढ़े हैं, भैंस पढ़ी है, बकरी पढ़ा है, गाय पढ़ी है ना, बैल पढ़े है, ये आपके क्या है? जीव जंतु हैं। अब इनसे क्या मिलता है बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप गोबर खाद मिलती है। आपने क्या देखा भाई? जीव जंतु हैं, इसमें जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थ होते हैं। तो क्या मिलता है? पशुओं से हमें गोबर मिलता है, जो क्या होता है? एक उर्वरक यानी खाद के रूप में कार्य करता है। अगला समझिए वनस्पति खाद। वनस्पति का मतलब है, आपको पता है कि वनस्पति के अंतर्गत क्या आते हैं बेटे? पेड़ पौधे आते हैं। कौन से आते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा पेड़, विशालकाय बड़ा पेड़, लिप्टिस का, या आपने कह दिया पाकड़ का, इतने बड़े पेड़ नहीं, छोटे छोटे पेड़ आते हैं। वनस्पतियाँ का मतलब छोटे छोटे झाड़ी झंकर, सही है, घास फूस, खरपतवार वगैरह, ये सब आते हैं वनस्पतियों के अंतर्गत। अब आपने देखा भाई वनस्पतियाँ, आपने देखा, देखिए वनस्पति खाद में जो पेड़ पौधों के सड़ने से बनती है। वनस्पति खाद किससे बनती है? पेड़ पौधों के सड़ने से। आपने देखा कि आपके खेत के अंतर्गत जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उनकी कमी हो रही, फसल अच्छी नहीं हो रही, तो आपने देखा, आपने ढेंचा बो दिया। क्या बोया? ढेंचा, और सनी बो दी, या किसी और फसल का आपने बो दिया। उसके बाद क्या करा? जुताई के समय उसकी पूरी जुताई कर दी और वो खेत में पलट दिया आपने। खेत में जब पलट दिया, वो क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। ढेंचा भी सड़ जाएगा, अदरवाइज जो भी
आपका दूसरी वाली फसल होगी, सनई होगी या और कोई खरपतवार होगा, वो सब सड़ जाएगा, ज़मीन के अंदर पट जाएगा। जब सड़ जाएगा तो वो क्या होगा, एक खाद के रूप में प्राप्त होगा। तो ये भी एक खाद है, किस प्रकार की, वनस्पति खाद। अब आगे समझिए, देखिए कृत्रिम खाद। क्या समझिए आपने बेटा, अगली जो हेडिंग है आपकी क्या है, कृत्रिम खाद। तो कृत्रिम खाद को समझिए। देखो, विभिन्न रासायनिक यौगिकों, क्या कह रहा है वो, विभिन्न रासायनिक यौगिकों जिनमें उपयुक्त आवश्यक तत्व होते हैं, जिनमें उपयुक्त आवश्यक तत्व होते हैं, क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उर्वरक कहलाते हैं, कृत्रिम उर्वरक कहलाते हैं। तो ये आपने देखा उर्वरक के बारे में, ये पूरी डिटेल थी। इसे एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ और आप अच्छे से समझ भी लिया होगा आपने। तो प्लीज़ बेटे वीडियो को लास्ट तक देखना। इस जो वीडियो जो आपकी ये पार्ट 2 है, इससे 101% गारंटी लेता हूँ, इससे क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को आप लाइक करिए। समझिए उर्वरक के बारे में एक बार फिर से आपका रिवाइज करा देता हूँ। देखो, आपको पता है कि हेडिंग है हमारी उर्वरक। उर्वरक के जब भी हेडिंग की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो पौधे होंगे, पौधा अपना भोजन वायु तथा भूमि से प्राप्त करते हैं। किससे, वायु और भूमि से। इनके बढ़ने तथा फलने फूलने के लिए भोजन में, इनके पौधों के भोजन की बात हो रही है, पौधे के भोजन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से पहले 3 तत्व इन्हें जल तथा वायु से प्राप्त होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हें किससे प्राप्त होते हैं, जल और वायु से। शेष भूमि से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त क्लोरीन, बोरान, तांबा, जस्ता तथा मोलिब्डेनम ये तत्व हैं, ये पौधे के लिए बहुत अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। पौधे इन तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, पौधे इन तत्वों को किससे लेते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं। परंतु भूमि में इन तत्वों का असीम भंडार नहीं होता, यानी भरपूर मात्रा में ये भूमि के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए इन तत्वों की मात्रा बनाए रखने के लिए इसमें खेत के अंतर्गत या मिट्टी के में की बात करें, मिट्टी के में क्या डाला जाता है बेटा, उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं, जिससे क्या है कि सॉइल यानी मिट्टी की फर्टिलिटी कम ना हो, यानी उर्वरक जो क्षमता है वो कम ना हो। उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए हम खाद और उर्वरक डालते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा जंतु खाद, वनस्पति खाद और कृत्रिम खाद। जंतु खाद के अंतर्गत आपने देखा कि इसमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो जंतु खाद होती है जीव जंतु से प्राप्त होती है, जैसे पशुओं का गोबर खाद। दूसरा है वनस्पति खाद। तो भाई जो पेड़ पौधों के सड़ने से बनती है, जैसे आपने देखा सनई या ढेंचा, जो फसल आपने लगाई खेत में और उससे बाद में पलट दिया या हैरों से उसकी जुताई कर दी, तो वो खाद के रूप में प्राप्त हो गया। नेक्स्ट थी आपकी कृत्रिम खाद। तो भाई विभिन्न रासायनिक यौगिक, ये केमिकल्स वाली खाद है कृत्रिम खाद, जो बनाई जाती है, समझ रहे हो, जैसे आपकी यूरिया है या आपकी DAP है, ये वाली खाद है कृत्रिम खाद। विभिन्न रासायनिक यौगिक जिनमें उपयुक्त आवश्यक तत्व होते हैं, कृत्रिम उर्वरक कहलाते हैं। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अब समझते हैं हम आगे। जो हमारी अगली हेडिंग है वो है उर्वरक के प्रकार। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और अच्छे से बेटे आगे की हम जो टॉपिक्स आपका बचा हुआ है, आगे जो लास्ट तक आप देखिए टॉपिक्स के लिए अच्छे से समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको बनेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आप समझिए। देखो बेटा हेडिंग से हमारी उर्वरक के प्रकार। अगर हम उर्वरक के प्रकार की बात करें तो उर्वरक होते हैं बेटे 3 प्रकार, ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटी उर्वरक और पोटाश उर्वरक। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आप बनता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वो आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उस बात को आप समझ लीजिए। वो पूछेगा कि किन्हीं 2 नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के नाम बताइए। क्या पूछेगा आपसे कि किन्हीं 2 नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम बताइए तथा उनके सूत्र भी लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। 100% इस चैप्टर की बात कह रहा हूँ मैं। देखिए चैप्टर का नाम है आपका नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये चैप्टर है। इस चैप्टर से 100% मैं गारंटी लेता हूँ, 100% इससे गारंटी लेता हूँ। भाई साहब कितना फंसेगा, कम से कम 2 अंक तो ये दे के जाएगा, ये चैप्टर कहीं नहीं गया।
और 2 अंक देके जाएगा तो फ्री के 2 अंक हैं इस चैप्टर के, ऐसे करके आप समझ लीजिए। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, समझते हुए चलिए आप, तब आपको आपके ये 2 नंबर फिक्स होंगे। तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप ये बताओ नाइट्रोजन, किन्हीं 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम बताओ। वो आपसे क्या पूछेगा कि किन्हीं 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम बताइए तथा उनके सूत्र भी लिखिए। तो देखिए समझिए आप, पहली जो हमारी हेडिंग है वो है नाइट्रोजन उर्वरक। तो हम सबसे पहली हेडिंग किस पे बात करेंगे, नाइट्रोजन उर्वरक पे। आप आगे देख रहे हो कि नाइट्रोजन के मुख्य उर्वरक है। आपके लिए मैंने 6 उर्वरक नाइट्रोजन के लिखवा रखे हैं। हेडिंग से देखिए उर्वरक का नाम, दूसरी तरफ है सूत्र। तो कितने उर्वरक मैं आपको बता रहा हूँ, 6 उर्वरक। और बोर्ड एग्जाम में आपसे कितने पूछेगा, हो सकता है ज़्यादा में ज़्यादा 4 उर्वरक पूछ ले, 4 नाइट्रोजनी उर्वरकों के नाम पूछ ले, बस सूत्र पूछ ले। लेकिन मेरे हिसाब से कितने पूछेगा आपसे, ओनली 2। वो पूछेगा कि किन्हीं 2 नाइट्रोजन उर्वरक के नाम बताओ, सिर्फ 2 के। मैं आपको 6 याद करवा रहा हूँ। तो देखो उर्वरक का नाम पहला क्या है, अमोनियम फास्फेट। अब आपको अमोनियम फास्फेट का जो सूत्र है वो सूत्र भी याद करना पड़ेगा। NH4 का होल्टोआज और SO4 क्या है, NH4 का होल्टोआज SO4 किसका है बेटा, अमोनियम सल्फेट। जो आपका दूसरा नाइट्रोजन उर्वरक का नाम है वो है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र है बिल्कुल सिंपल है, तो ये तो जनरली आपको याद हो जाना चाहिए, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद अमोनियम जो सल्फेट है इसका भी सरल है, कोई कठिन नहीं है। NH4 का होल्टोआज SO4 करना है बस। नेक्स्ट है अमोनिया नाइट्रेट। तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट का भी बिल्कुल सिंपल सूत्र है, NH4NO3 क्या है, NH4NO3। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अगला है हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम का प्रतीक आपको पता है Na होता है, और नाइट्रेट का क्या है, NO3। तो ये क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। ये भी सिंपल है। तो आप कोई से भी कर लीजिए, 2-3 याद तो करीब करने पड़ेंगे आपको 6 में से, तो कोई से भी आप 2-3 याद कर सकते हैं। आगे समझिए बेटे पोटेशियम नाइट्रेट। देखो पोटेशियम नाइट्रेट का कितना सिंपल सा सूत्र है, KNO3। के का मतलब पोटेशियम, नाइट्रेट का मतलब है NO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी बहुत ही अच्छा सूत्र है आपका, इसे भी याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका यूरिया। तो जो यूरिया का सूत्र है वो है H2N डॉट लगाए CO डॉट NH2। ये फार्मूला है यूरिया का। तो आप इन 6 में से कोई से भी 2-3 याद कर सकते हो, आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन अब बेटा आपसे हमेशा यही पूछेगा कि आप ये बताओ 2 नाइट्रोजनी उर्वरकों के नाम बताइए तथा उनके सूत्र भी लिखिए। आपके 2 नंबर फिक्स, कोई भी मार्क्स यहाँ से कटने वाला नहीं है बेटे। इसका नाम केमिस्ट्री है, प्योर लिखोगे प्योर नाम मार्क्स मिलेगा, कोई भी मार्क्स आपका यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। तो ये तो थे नाइट्रोजन उर्वरक की बात। अब बेटे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे फास्फेटी उर्वरक। तो बेटा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे आगे समझिए। अब जो हमारा दूसरा उर्वरक है वो है फास्फेटी उर्वरक। तो बेटे हमने नाइट्रोजनी उर्वरक को समझा और नाइट्रोजनी उर्वरक के सूत्र को भी समझा। अब हम पढ़ेंगे फास्फेटी उर्वरक। इसके बाद जब हम अगली हेडिंग्स पे आएंगे तो पढ़ेंगे पोटास उर्वरक। तो आप समझिए, देखो बेटा ये है हेडिंग हमारी। दूसरे नंबर पे कौन सा उर्वरक हम पढ़ना है बेटा, फास्फेटी उर्वरक। ये दूसरे नंबर का उर्वरक है। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो देखो इसमें क्या है, एक तरफ ये उर्वरक का नाम है और दूसरी तरफ ये इसका सूत्र है। तो ये तो बेटे आपके हैं उर्वरक, क्या है, उर्वरक। और ये उस उर्वरक के क्या है, इधर दे रखे हैं आपके सूत्र। ये आपके सूत्र हैं। जैसे देखो पहला आपका जो उर्वरक है वो है सुपर फास्फेट। क्या है, सुपर फास्फेट। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो भी आप कुछ समझ लीजिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किन्हीं 2 या किन्हीं 1 या किन्हीं 3 तत्वों के फास्फेटी उर्वरक को लिखिए तथा उनके सूत्र को भी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या बताओगे भाई, फास्फेटी उर्वरक का नाम आप बताओगे सुपर फास्फेट है, धातुमल है, रॉक फास्फेट है और डायमोनियम फास्फेट है। ये इसमें से आप कुछ भी याद कर लो, कुछ भी आप लिख देना, आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें से कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। तो आपने देखा उर्वरक का नाम बेटा क्या है, सुपर फास्फेट।
अब इस प्रकार से सूत्र भी आपको सुपरफास्फेट का याद रखना पड़ेगा, CaH2PO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O इंटू CaSO4 इंटू 2H2O। इसी प्रकार देखिए धातुमल, तो धातुमल क्या है, फास्फेटी उर्वरक है और फास्फेटी उर्वरक का जो सूत्र है वो है P2O5 इंटू 4CaO। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट, क्या है, रॉक फास्फेट, फास्फेटी उर्वरक पढ़ लिया, रॉक फास्फेट पे अब पहुंच गए। तो रॉक जो फास्फेट का सूत्र है वो है Ca3PO4 का होल थ्राइज, Ca3PO4 का होल थ्राइज, ये आपका रॉक फास्फेट है। अगला समझो आप डाई अमोनियम फास्फेट, क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट। अब जो डाई अमोनियम फास्फेट का सूत्र है वो है आपका NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, क्या है, NH4 का होल ट्वाइस HPO4। बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी फिर कॉपी में इसे नोट भी अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपकी रिवीजन करा देता हूँ फास्फेटी उर्वरक की, समझो। देखो फास्फेटी उर्वरक को आप कैसे याद रखोगे, फास्फेटी उर्वरक में आप बताओगे सुपरफास्फेट, धातुमल, रॉक फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, सुपरफास्फेट, धातुमल, रॉक फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ये तो होगा फास्फेटी उर्वरक। अब वो आपसे इसके साथ साथ में इसका सूत्र भी पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो फास्फेटी उर्वरक के नाम बताओ, दो फास्फेटी उर्वरक के नाम बताओ तथा उसके सूत्र भी लिखिए। तो आपको सुपर फास्फेट का सामने ये सूत्र है CaH2PO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O इंटू CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। धातुमल P2O5 इंटू 4CO, रॉक फास्फेट Ca3PO4 का होल थ्राइस, डाई अमोनियम फास्फेट NH4 का होल ट्वाइस HPO4। तो बेटा दो हमने उर्वरक पढ़े, पहला पढ़ लिया हमने नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, दूसरा पढ़ा हमने फास्फेटी उर्वरक और तीसरा पढ़ेंगे हम बेटा पोटास उर्वरक। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ बेटे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलते बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे जो हमारी थर्ड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग है पोटास उर्वरक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नाइट्रोजनी उर्वरक, दूसरा है आपने पढ़ा फास्फेटी उर्वरक और तीसरा क्या है नाइट्रोजनी उर्वरक। तो बेटे इसे भी समझिए। देखो इधर हमारा वही है उर्वरक का नाम और दूसरी तरफ क्या है हमारा सूत्र। तो सबसे पहले हम पोटास उर्वरक का जो आपको पोटास जो उर्वरक हैं उनके हम नाम को याद करेंगे और इसके बाद हम उसे सूत्र को भी ध्यान में रखेंगे। तो देखो उर्वरक का जो फर्स्ट उर्वरक है पोटास उर्वरक वो क्या है, म्यूरिएट ऑफ पोटास, क्या है, म्यूरिएट ऑफ पोटास। दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट और चौथा है पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये आपके क्या है पोटास उर्वरक है। अब समझिए आप शुरू से, पहला है देखो म्यूरिएट ऑफ पोटास। अब म्यूरिएट ऑफ पोटास का जो फार्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है KCl। दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास, क्या है सल्फेट ऑफ पोटास यानी K2SO4। तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है KNO3। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, तो बेटा पोटेशियम कार्बोनेट का जो है वो है K2CO3। तो देखो इस प्रकार से आपने तीनों उर्वरक पढ़ लिए। पहला उर्वरक पढ़ा आपने नाइट्रोजनी उर्वरक और दूसरा उर्वरक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा फास्फेटी उर्वरक और तीसरा उर्वरक जो आप पढ़ रहे हो बेटा वो क्या है पोटास उर्वरक। इस चैप्टर से कम आपको बता रहा हूँ 2 या 3 अंक ये चैप्टर दे के जाएगा। इस चैप्टर को आप बेटे मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए एक बार आपको बेटा फिर से रिवाइज करा देता हूँ इस पोटास उर्वरक को। देखो पहला जो आपका पोटास उर्वरक है वो है म्यूरिएट ऑफ पोटास, दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, चौथा है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पहला जो म्यूरिएट ऑफ पोटास है उसका जो सूत्र है वो है KCl। दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास, इसका है K2SO4। तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और चौथा जो आपका है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। अब देखो नोट करके एक बात लिखी गई है, जो बात नोट करके लिखी जाती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, इम्पोर्टेंट तथ्य होता है। समझिए देखो
लकड़ी की राख में मुख्यतः पोटेशियम कार्बोनेट होता है। जब भी लकड़ी की राख की बात आएगी तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि पोटेशियम कार्बोनेट होता है। तो बेटा इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं आगे। इस चैप्टर के समझेंगे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट, वन लाइनर वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट जो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या बनता है। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या आएगा? पार्ट 3 में हम आपको बता दें नाइट्रोजन चक्र। क्या बेटा? पार्ट 3 के अंतर्गत नाइट्रोजन चक्र हम पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन चक्र की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कहाँ पे अपलोड की है वो आपको पता है। जब आपने जूलॉजी पढ़ी थी तो बेटा जूलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा था नाइट्रोजन चक्र। चलिए आपको इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात रही नोट्सों की, तो देखिए चाहे जूलॉजी के नोट्स हों चाहे केमिस्ट्री के नोट्स हों, कोई भी बच्चा हो, कोई नया स्टूडेंट हो या हमारा पुराना स्टूडेंट हो, अगर केमिस्ट्री और जूलॉजी के वो नोट्स लेना चाहता है तो बेटा हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और बेटा हमसे जुड़ के नोट्स वो प्राप्त कर सकता है। जूलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात करते हैं रेगुलर स्टूडेंटों के लिए। तो बेटे आप नोट्सों की तो कोई भी टेंशन लीजिए मत, आपको इस वीडियो के भी नोट्स जो भी हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक अपलोड कर दिए जाएंगे, शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब समझिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए, ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाले पॉइंट्स होते हैं, तो इसे अच्छे से आप समझिए। देखो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है नाइट्रोजन वायु से हल्की होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वायु से हल्की होती है। दूसरा पॉइंट देखो ये लिखा है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, ये लिखा है NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड जब इसके मिश्रण को दोनों को आपस में घोलकर इसका मिक्सर कर लेते हैं और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इन दोनों को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे हमें क्या मिलता है बेटा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैसे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है आपने समझ लिया कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, इसके मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट समझिए। देखो बेटा अगला पॉइंट है नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत। यानी नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के स्रोत, किस किस स्रोत से हमें नाइट्रोजन मिलती है, इसका मतलब ये है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत का एक तो वायु है। वायु कैसे आपको पता है, सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितनी बेटा, 78% नाइट्रोजन। तो एक तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, वायु है। और दूसरा स्रोत क्या है भाई, नाइट्रोजन युक्त यौगिक है यानी कंपाउंड है। अगला पॉइंट समझिए। जो आपका नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। ये 1 नंबर का पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से बेटे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे भी नज़रअंदाज मत करिए। तो नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या कितनी ध्यान रखनी है आपको, 5। अगला समझो भाई, वायु की नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। वायुमंडल की या वायु की नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलने की, यौगिक यानी कंपाउंड्स में बदलने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो भी वायुमंडल की नाइट्रोजन है, जो वायु की नाइट्रोजन है, उसको कंपाउंड्स के अंदर यानी कह सकते हो आप यौगिक में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है या चेंज करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो आप समझ गए। देखिए वायु की नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट समझिए भाई, भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की 2 विधियाँ निम्न हैं। भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां निम्न हैं। जो पहली विधि है वो है आपकी प्राकृतिक विधि। क्या है, प्राकृतिक विधि। और दूसरी विधि है वो है आपकी कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक विधि कौन कौन सी है वो भी समझ लीजिए भाई। तड़ित द्वारा, क्या है,
पहली है थ्रेड द्वारा, दूसरी है सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। अब हम कृत्रिम विधियों की बात करें तो पहली क्या है नाइट्राइड विधि, दूसरी है ऑस्टवाल्ड विधि, तीसरी है संपर्क विधि और चौथी है बर्कलैंड और आइड विधि। तो बेटे ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके हैं वो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर, आप समझिए। देखो सबसे पहला आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भाई नाइट्रोजन वायु से हल्की होती है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट याद रखना है नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत वायु और नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है यानी यौगिक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या 5 है। अगला पॉइंट समझिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन को अगर आप यौगिकों के अंदर या कंपाउंड्स में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की 2 विधियां निम्न है। पहली क्या है प्राकृतिक विधि, दूसरी है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि क्या है तड़ित द्वारा है, इसके बाद दूसरी है सहजीवी जीवाणुओं द्वारा। कृत्रिम विधियां में नाइट्राइड विधि, ऑस्टवाल्ड विधि, संपर्क विधि और बर्कलाइट और आइड विधि। तो बेटे देखिए ये हमारा केमिस्ट्री का 16वां चैप्टर था। 16वां चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ। 16वें चैप्टर में देखिए पार्ट 1 आप देख चुके हो, ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 3 में मैंने आपको बताया नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र की जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।